एक गांव में राजन नाम का एक आदमी छोटे से घर में रहता था। राजन एक दुकान पर काम करता था। रमा, अरे ओ रमा, बहुत भूख लग रही है, जरा कुछ खाने को तो दे दो। अजी मैं कहाँ से दूं? घर में कुछ भी नहीं है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अभी तो तनख्वाह मिलने में भी काफी दिन हैं। इतने दिन तक हम क्या खाएंगे? मैं तो कहती हूँ कि शहर जाकर कुछ काम धंधा कर लो, यहाँ गांव में नौकरी करने से कुछ नहीं होगा। हाँ, अब तो मुझे भी यही लग रहा है। कोई नहीं, मैं कल ही शहर जाकर कुछ धंधा देखता हूँ। अगले दिन ही राजन शहर के लिए निकल पड़ता है। भरी धूप में चलते चलते राजन को बहुत तेज प्यास लगने लगती है। वो एक घने पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। तभी वहाँ एक पाव भाजी वाला आता है। हाँ भाई, एक पाव भाजी बनाकर दूं क्या? अरे भाई, मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। अच्छा, तुम यहाँ के तो लगते नहीं हो। हाँ, मैं सीतापुर गांव से यहाँ शहर काम के सिलसिले में आया हूँ। मेरे घर में तो अब खाने को एक दाना भी नहीं बचा, इसलिए मैं यहाँ शहर आ गया। ये तो बहुत दुख की बात है। वैसे मैं तुमको अपने पास नौकरी पर रख सकता हूँ। मैं तुम्हें महीने के 6,000 रुपए दे दिया करूँगा। 6,000? अरे भाई, मैं तो खुशी खुशी ये काम करूँगा। गांव में तो बस मुझे 1,500 रुपए ही मिलते थे। 6,000 रुपए से तो मेरे घर की सारी परेशानी दूर हो जाएगी। ठीक है, फिर कल से तुम मेरी काम में मदद करना और तुम मेरे साथ मेरे घर में रह सकते हो। राजन पाव भाजी वाले के साथ ही उसके घर चला जाता है। वो उस घर में अकेला ही रह रहा होता है। राजन उस रात सुकून से सोता है। अगली सुबह राजन पाव भाजी वाले के साथ काम में मदद करने लगता है। उसके बाद वो बाकी काम में साथ मिलकर करते हैं। राजन पूरा मन लगाकर काम करता है। जब सारी तैयारी हो जाती है तो राजन पाव भाजी वाले के साथ ठेला लेकर पाव भाजी बेचने निकल पड़ता है। पाव भाजी, गर्मा गर्म पाव भाजी खा लो। एक बार खाओगे तो खाते रह जाओगे। धीरे धीरे पाव भाजी वाले के ठेले पर बहुत भीड़ लग जाती है। लोग ऐसे पाव भाजी खा रहे होते हैं जैसे फ्री में मिल रही हो। राजन को 1 मिनट का भी वक्त नहीं मिलता। पूरा दिन वो लोगों को पाव भाजी खिलाता है। एक के बाद एक गले में नोट भरने लगते हैं। शाम तक सारी पाव भाजी खत्म हो जाती है और पूरा गल्ला नोटों से भर जाता है। इतने पैसे देखकर तो राजन की आंख फटी की फटी रह जाती है। इतने सारे पैसे! इस पाव भाजी वाले की तो बहुत अच्छी कमाई होती है। अगले दिन राजन फिर से पाव भाजी वाले के साथ काम पर जाता है। रोज वो मन लगाकर काम करता है, पर धीरे धीरे राजन के मन में लालच आने लगता है। उसे लगता है कि पाव भाजी वाला इतना कमा रहा है और उसे तो सिर्फ 6,000 रुपए दे रहा है। ये तो बहुत कम है। अगर मैं इसके गल्ले से कुछ पैसे निकाल लूं तो इसे क्या पता चलेगा। उसी रात वो पाव भाजी वाले के कमरे में जाता है और उसके गल्ले से पैसे चुरा लेता है। अगले दिन पाव भाजी वाला देखता है कि गल्ले में पैसे कम हैं, पर वो ध्यान नहीं देता। पर उसके साथ ऐसा बहुत बार होता है और फिर उसे राजन पर शक होता है। एक दिन वो सोने का नाटक करता है और राजन को रंगे हाथ चोरी करते हुए पकड़ लेता है। वो उसी वक्त उसे घर से बाहर निकलने को कहता है, पर राजन गुस्से में लाल उसे जोर से धक्का देता है और उसे जान से मार देता है। हाँ, अब इसका ठेला मेरा हुआ। कल से मैं ठेला लगाऊंगा और खूब पैसे कमाकर अमीर बन जाऊंगा। राजन पाव भाजी वाले की लाश को वहीं घर के पीछे दफना देता है और मजे से उसके कमरे में आकर सो जाता है। अगले दिन वो सुबह सुबह उठकर पाव भाजी का सब सामान अकेले तैयार करता है और ठेला लगाकर पाव भाजी बेचने लगता है। पाव भाजी, गर्मा गर्म स्वादिष्ट पाव भाजी, आओ आओ जल्दी आओ। अरे, आज वो पुराना भैया नहीं आया क्या? अरे वो तो गांव गया हुआ है। अच्छा, चलो कोई नहीं, तुम मुझे 4 प्लेट पाव भाजी पैक करके दे दो। राजन पाव भाजी पैक करके ग्राहक को दे ही रहा होता है कि तभी वहाँ पाव भाजी वाले का भूत आकर खड़ा हो जाता है। राजन को वो भूत दिखाई नहीं देता, पर उस ग्राहक को तो साफ साफ एक भूत दिखाई देता है। अरे बाप रे,
भागो यहाँ से। ग्राहक वहाँ से उल्टे पैर भागने लगता है और राजन को समझ ही नहीं आता कि वो आदमी पाव भाजी लिए बिना ही क्यों भाग गया। बड़ा अजीब आदमी है, 4 प्लेट पाव भाजी पैक करवा ली और बिना लिए ही भाग गया। अब एक एक करके सब ग्राहकों को मैं ऐसे ही भगा दूंगा और जो भी तेरी पाव भाजी खाएगा वो गलती से भी दोबारा नहीं आएगा। तूने जो मेरे साथ किया है ना, उसका बदला मैं लेकर ही रहूंगा। थोड़ी देर बाद वहाँ कुछ दोस्त आते हैं। उनमें से एक का जन्मदिन होता है। अरे भैया, आज मेरे दोस्तों को पेट भरकर पाव भाजी खिलाओ, इनको भी याद रहे कि राहुल का जन्मदिन था। हाँ जी बिल्कुल, बस अभी 2 मिनट रुक जाओ। राजन सबके लिए पाव भाजी लगाने लगता है और दूसरी तरफ भूत किसी प्लेट में ढेर सारी मिर्च भर देता है तो किसी में नमक। राजन को तो कुछ पता ही नहीं चलता क्योंकि उसे वो भूत दिखाई ही नहीं देता। ये लीजिए गर्मा गर्म पाव भाजी। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि आपने इससे स्वादिष्ट पाव भाजी कभी नहीं खाई होगी। अच्छा ऐसी बात है तो अभी हम सब खा कर बताते हैं। राहुल जैसे ही एक टुकड़ा मुंह में डालता है वैसे ही थूक देता है। भूत वहीं खड़ा ये सब देखकर खुश हो रहा होता है। छी, इसमें कितना नमक है। ओहो, बिल्कुल कड़वी है, कड़वी। भैया, इतनी गंदी पाव भाजी मैंने कभी नहीं खाई। अरे ऐसे कैसे नमक ज्यादा हो गया, जरा मैं खाकर बताती हूँ। छाया जैसे ही पाव भाजी खाती है उसका मुंह मिर्च की वजह से जलने लगता है। वो बुरी तरह चिल्लाने लगती है, उह, उह, मिर्च मिर्च, पानी दो पानी, अरे कोई मुझे पानी दो। राहुल जल्दी से छाया को पानी देता है। सारे दोस्त राजन को खूब सुनाते हैं और वहाँ से उठकर चले जाते हैं। अब आया ना मजा, बड़ा आया था मेरे ठेले को हड़पने वाला। मैं तुझे कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। राजन के साथ पूरा दिन भूत यही सब करता रहता है और इस बात की उसे जरा भी भनक नहीं लग पाती। पूरा दिन राजन की ढंग से कमाई नहीं हो पाती। घर आकर वो तो सर पकड़कर बैठ जाता है। मैंने तो खुद सुबह पाव भाजी खाई थी, पर फिर बाद में उसमें नमक और मिर्च कैसे ज्यादा हो गए, कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा करता हूँ, सो जाता हूँ और कल फिर से एक नए दिन की शुरुआत करूँगा। जब राजन रात को उस पाव भाजी वाले के कमरे में सो रहा होता है तो उसे अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं। उसके बाद खिड़की अपने आप खुलने और बंद होने लगती है और तेज तेज हवा चलने लगती है। राजन की एकदम से आंख खुल जाती है तो वो देखता है कि मेज पर रखा गल्ला बार बार बंद खुल रहा है। राजन की ये सब देखकर हालत खराब हो जाती है और वो कंबल के अंदर घुस जाता है। अगले दिन वो फिर जल्दी उठकर अपना ठेला लगाता है, पर भूत फिर से उसके साथ कुछ न कुछ करने लगता है। अरे भैया, जरा 1 प्लेट पाव भाजी देना। जी बस अभी देता हूँ। राजन उस औरत को पाव भाजी की प्लेट दे ही रहा होता है कि वहाँ खड़ा भूत उस प्लेट में हाथ मार देता है और गर्मा गर्म भाजी उस औरत के ऊपर जा गिरती है। वो औरत बुरी तरह चिल्लाने लगती है, जला दिया रे, इस आदमी ने मुझे जानकर जला दिया। नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। मुझे ऐसा लगा किसी ने प्लेट पर हाथ मारा है। रे पाव भाजी वाले, मैं तेरा रोज का ड्रामा देख रहा हूँ। कोई ना कोई तेरे ठेले पर आकर गाड़ी सुना कर ही जाता है। तूने काम ही ऐसे किए होंगे, तभी तो लोग तुझे गाली दे जाते हैं। तमीज में पाव भाजी बेचनी है तो बेच, वरना यहाँ पर रहने वाले लोगों के साथ तेरी इस पाव भाजी के ठेले को उठाकर फेंक दूंगा, समझी? राजन का पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। वो घर जाकर गल्ला देखता है तो उसमें मुश्किल से 100 रुपए निकलते हैं। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? जरूर कुछ तो गड़बड़ है, पर क्या, ये समझ नहीं आ रहा। राजन सोचते सोचते सो जाता है। तभी उसे फिर से अजीब आवाजें आने लगती हैं। वो जल्दी से उठता है तो उसे अपने बगल में एक भूत दिखाई देता है। वो वहाँ से भागता है तो कमरे के बाहर वो भूत आकर खड़ा हो जाता है। हे भगवान, मुझे बचाओ,
इस घर में तो भूत है। मैं वही पाव भाजी वाला हूँ जिसे तूने मार डाला। मैं तुझे अब नहीं छोड़ूंगा। तूने जो मेरे साथ किया है ना, मैं उसका बदला ऐसे ही लूंगा। तूने मेरा कान छीना और मुझे मार डाला। अब मैं भी तेरे ठेले पर एक पैसे की कमाई नहीं होने दूंगा। इसके लिए तूने मुझे मार डाला। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ऐसा ही है। तू अब मुझसे बच नहीं पाएगा। मैं तुझे वैसे ही मार डालूंगा जैसे तूने मुझे मारा। राजन को सब समझ आ चुका होता है कि उसके ग्राहक क्यों भाग जाते हैं। वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगता है, पर बार बार वो भूत उसके सामने आ खड़ा होता है। बड़ी मुश्किल से राजन उस घर से बाहर निकल पाता है। जैसे ही बाहर आता है, वो सीधा अपने गांव जाकर ही सांस लेता है। वो सारी बात अपनी पत्नी रमा को बताता है। ये तो आपने बहुत ही बुरा काम किया। मुझसे गलती हो गई। वो हिम्मत करके उसी घर में वापस जाता है और उस पाव भाजी वाले की लाश को जमीन से निकालकर उसका अच्छे से क्रियाकर्म करता है, जिससे उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है। एक गाँव में रमा नाम की एक बहुत ही सुंदर लड़की रहती थी। रमा पड़ोस के ही गांव में रहने वाले श्याम से बहुत प्यार करती थी। वो दोनों अक्सर गांव के पास वाले जंगल में मिला करते थे। एक दिन रमा और श्याम जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठे होते हैं। श्याम, हम कब तक ऐसे छुप छुप कर मिलते रहेंगे? तुमसे तो बात करना ही बेकार है। जब देखो हंसी मजाक। अरे ये जिंदगी है। पता है मेरे पिताजी मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। क्या सच में? ये तो वाकई चिंता की बात है। मैं जल्दी ही पिताजी से बात करता हूँ। हाँ हाँ हाँ, कर लो, नहीं तो मेरे लिए तो बहुत ऑप्शन है। तुम्हारे लिए सिर्फ मैं ही हूँ। नहीं तो रह जाओगे झुनझुना बजाते हुए। फिर रमा और श्याम की बातें ऊपर पेड़ पर बैठा हुआ एक शैतान सुन रहा होता है। उन दोनों के वहां से जाने के बाद शैतान नीचे उतरता है और बोलता है, अरे वाह, इतनी सुंदर और गोरी लड़की है, बिल्कुल रसमलाई जैसी। वाह 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 वाह, इसे तो देखते ही मुझे इससे प्यार हो गया। लेकिन ये मनहूस लड़का कौन है इसके साथ? मुझे पता करना होगा। अगले दिन रमा और श्याम फिर से उसी पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे होते हैं और शैतान पेड़ के ऊपर से बैठकर उनकी सारी बातें सुन रहा होता है। तो कब आओगे श्याम पिताजी से बात करने के लिए? मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है, कहीं वो मेरी शादी किसी और से न करवा दे। मेरी प्यारी रमा, तुम बहुत चिंता करती हो। अरे मेरे रहते तुम्हारी शादी किसी और से नहीं हो सकती। हम दोनों को दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती। तुम चिंता ना करो। फिर कुछ देर और बैठने के बाद रमा और श्याम वहाँ से चले जाते हैं। शैतान पेड़ से नीचे उतरता है और सोचता है, अच्छा तो अब समझा। ये लड़का इस सुंदर लड़की से प्यार करता है और शादी करना चाहता है, लेकिन इस लड़की से तो मैं शादी करना चाहता हूँ। इसका मतलब मुझे इन दोनों को अलग करना पड़ेगा ताकि मेरी शादी इस लड़की से हो सके। अगले दिन रमा और श्याम जंगल में बैठे होते हैं। तभी रमा को एक सोने का हिरण दिखता है। रमा श्याम को इशारा करके बोलती है, अरे श्याम, वो देखो सोने का हिरण कितना सुंदर है, इसको पकड़ो ना, मुझे ये हिरण ला कर दो। श्याम हिरण की ओर देखता है लेकिन उसे कोई हिरण दिखाई नहीं देता। श्याम रमा को बोलता है, कहाँ है हिरण रमा? तुम्हें कोई भ्रम हुआ होगा, कभी हिरण भी सोने का होता है। लेकिन तभी वही सोने का हिरण रमा को फिर से दिखाई देता है और एक झाड़ी के पीछे चला जाता है। तुम तो लगता है अंधे हो गए हो, उस झाड़ी के पीछे तो गया है, तुम जा रहे हो या मैं जाऊं? बड़ा कहते थे, तुम्हारे लिए तो चांद तारे ला दूंगा। एक हिरण तो पकड़ नहीं पाए। रमा को गुस्से में देख श्याम रमा को बोलता है,
ओहो, तुम्हें गुस्सा कितना आता है। मैं जाता हूँ और झाड़ियों के पीछे देख कर आता हूँ बस। लेकिन हाँ, तुम यहाँ से कहीं मत जाना, घना जंगल है और यहाँ खतरनाक जानवर भी हो सकते हैं। फिर श्याम झाड़ियों के अंदर चला जाता है और उस सोने के हिरन को ढूंढने लगता है। काफी देर ढूंढने के बाद भी उसे वो हिरन दिखाई नहीं देता। इन लड़कियों की बात ना मानो तो भी मरो, और गलती से अगर मान ली तो भी मरो। भला कहीं सोने का हिरन हो सकता है। तभी श्याम को वो हिरन भागते हुए दिखता है। श्याम हैरान रह जाता है और उसका पीछा करने लगता है। अरे, ये तो सचमुच सोने का है, लेकिन ये यहाँ कैसे? फिर श्याम उस हिरन के चक्कर में जंगल में अंदर जाता रहता है। थोड़ी देर में वो हिरन उसकी आंखों से गायब हो जाता है। अरे, ये हिरन कहाँ गया? और इस हिरन के चक्कर में मैं तो बहुत ही अंदर आ गया इस जंगल के। अब मैं यहाँ से कैसे निकलूंगा? उधर श्याम जंगल के अंदर फंस जाता है। उधर श्याम का रूप बदलकर शैतान रमा के पास पहुंच जाता है। रमा श्याम को देखकर बोलती है, ये क्या हालत बना कर रखी है? तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने तुम्हें बुरी तरह पीटा हो। और वो सोने का हिरन कहाँ है? तुम भी ना रमा, मजाक बहुत अच्छा कर लेती हो। अरे, वो हिरन तो पता नहीं जंगल में कहाँ खो गया। बहुत ढूंढा पर मिला ही नहीं। कोई बात नहीं, तुमने मेरे लिए इतनी कोशिश की, वही काफी है। चलो अब घर चलते हैं। फिर रमा और श्याम घर की ओर चले जाते हैं। गांव के बाहर पहुंचने पर रमा श्याम से बोलती है, श्याम बस अब तुम यहाँ से चले जाओ। किसी ने हमें यहाँ देख लिया तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तुम घबराती बहुत हो। मेरे रहते किसी की इतनी हिम्मत नहीं। जान नहीं ले लूंगा उसकी। ये कैसी गुंडों वाली बातें कर रहे हो? चलो जाओ। फिर रमा वहाँ से चली जाती है और शैतान भी अपने असली रूप में आ जाता है। ये लड़की तो बहुत ही तेज है, इतनी जल्दी से काबू में नहीं आएगी। मुझे ही डांट दिया। फिर वो शैतान रोज शाम के भेष में रमा से मिलता और फिर रात होने से पहले वहाँ से चला जाता। एक दिन रमा श्याम से बोलती है, आज मैंने पिताजी से हम दोनों की शादी के लिए बात कर ली है, बस आज तुम आ जाना समय पर। फिर रमा के कहे अनुसार शैतान श्याम के वेश में रमा के घर चला जाता है। रमा के पिताजी रमा और श्याम रूपी शैतान की शादी कर देते हैं। उधर असली श्याम जंगल में भटकता रहता है और उसे जंगल से बाहर आने का कोई रास्ता ही नजर नहीं आता। वो एक चट्टान पर सर रखकर रोने लगता है। ये मैं कहाँ फंस गया? मैं यहाँ से कैसे निकलूं? पता नहीं मेरी रमा कैसी होगी। कहीं उसके पिताजी उसकी शादी कहीं और न कर दें। हे भगवान, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। श्याम चट्टान पर सर रखकर रो रहा होता है। तभी वो चट्टान टूटने लगती है और उसमें से एक परी निकलती है। ये सब देखकर श्याम डर जाता है। परी श्याम के पास जाती है और श्याम से बोलती है, अरे श्याम, घबराओ मत, मैं तो तुम्हारी वजह से इस कैद से आजाद हो गई हूँ। मैं सब कुछ जानती हूँ तुम्हारे बारे में। तुम यहाँ कैसे आए और कैसे फंसे, और तुम्हारी रमा कहाँ है इस समय? रमा का नाम सुनकर श्याम हैरान रह जाता है। वह परी से बोलता है, अरे आपको तो सचमुच मेरे बारे में सब कुछ पता है। बताओ ना, मेरी रमा कहाँ है, कैसी है, और मैं यहाँ से कैसे निकलूंगा? तुम इस समय जंगल के बीचों बीच खड़े हो श्याम, और एक शैतान की बनाई हुई भूल भुलैया में फंस चुके हो। तुम यहाँ से अपने आप नहीं निकल सकते। भूल भुलैया? मैं कुछ समझा नहीं। फिर परी श्याम को सारी बात बताती है कि कैसे शैतान ने सोने के हिरन का रूप बदलकर उसे इस जंगल में फंसाया और कैसे धोखे से रमा से शादी कर ली। परी की सारी बात सुनकर श्याम परी से बोलता है, मैं इस शैतान को छोड़ूंगा नहीं परी जी। इसने मेरे और रमा दोनों के साथ धोखा किया है। मुझे आप इस जंगल से बाहर निकालो बस। देखता हूँ कितना बड़ा शैतान है ये। नहीं नहीं श्याम, गुस्से से नहीं, होश से काम लो। ये बहुत ही ताकतवर शैतान है। तुम्हें इसे रात को ही मारना होगा, वो भी इसी जंगल में। जिस पेड़ पर वो रहता है उसी के नीचे, नहीं तो वो कभी नहीं मरेगा। फिर परी श्याम को जंगल से बाहर निकाल देती है। श्याम जंगल से निकलकर रमा और उस शैतान के घर पर जाता है।
शैतान उसके रूप में घर पर ही होता है। असली श्याम घर के अंदर झांकता है। अरे ये तो बिल्कुल मेरे जैसा दिख रहा है, मुझे सावधान रहना होगा। फिर शैतान के जाते ही असली श्याम घर के अंदर जाता है। रमा उसे देखकर बोलती है, क्या हुआ जी, शादी के बाद काम पर जाने का मन नहीं कर रहा है क्या? अभी बाहर गए और फिर से वापस आ गए। नहीं नहीं रमा, मैं असली श्याम हूँ, वो तो शैतान है। देखो मुझे और पहचानो, वो बहरूपिया है। रमा को श्याम की बात पर हंसी आ जाती है और वो श्याम से बोलती है, ये बात तो सही है, तुम शैतान तो पूरे हो और बहरूपिया भी। रमा को यूं हंसते देख श्याम को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में रमा से बोलता है, रमा जरा मेरी बात गौर से सुनो, मैं असली श्याम हूँ और वो शैतान है जो मेरा रूप बदलकर तुम्हारे साथ रह रहा है। फिर श्याम रमा को जंगल में हुई सारी बात बताता है, जिसे सुनकर रमा रोने लगती है। ये मेरे साथ क्या हो गया? इस शैतान ने धोखे से शादी कर ली, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। तुम चिंता मत करो, हम इसे इसके किए की सजा जरूर देंगे। तभी घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। श्याम कमरे में जाकर छुप जाता है। शैतान श्याम के वेश में आ जाता है। रमा शैतान को देखकर बोलती है, प्रियतम, ना जाने मेरा मन क्यों हो रहा है, आज हम उसी जंगल में चलें जहाँ हम शादी से पहले मिला करते थे। बस इतनी सी बात, लो अभी चलते हैं। फिर रमा और शैतान जंगल की ओर जाते हैं। असली श्याम भी हाथों में तलवार लिए उनका पीछा करने लगता है। जंगल में ठीक उसी पेड़ के नीचे रमा और शैतान बैठकर बातें करने लगते हैं। धीरे धीरे रात होने लगती है। तभी असली श्याम वहाँ आ जाता है। शैतान, अब तो अपने असली रूप में आ जा, इतना धोखा देगा। श्याम को वहाँ देख शैतान सब समझ जाता है और अपने असली रूप में आ जाता है। तो तुम दोनों को सब कुछ पता चल गया। अब श्याम को मारकर रमा को मैं हमेशा के लिए अपनी बना लूंगा। लेकिन तभी श्याम तलवार से शैतान के पेट पर वार कर देता है और परी वहाँ प्रकट होकर शैतान के पेड़ को जला देती है। पेड़ के जलते ही शैतान भी जलकर भस्म हो जाता है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।